नमस्कार। कई सालों से हमारे मार्केट में बिकने वाला 95% नमक आयोडीनेटेड होता है। इनफैक्ट हम मान के चलते हैं कि मार्केट में बिकने वाला नमक अच्छा तभी होगा जब वो आयोडीनेटेड होगा। हमें लगता है कि नमक में आयोडीन डालना उसको बहुत हेल्दी बना देता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या नमक में ये आयोडीनेशन करना या आयोडीन ऊपर से डालना हेल्दी है और क्या सबके लिए ये ज़रूरी है? क्या हर थायराइड वाले पेशेंट के लिए ज़रूरी है? किन लोगों को ये आयोडीनेशन नमक का उल्टा नुकसान कर सकता है वो डिस्कस करेंगे। नमक में या किसी भी खाद्य पदार्थों में ऊपर से कोई चीज़ डालना जिससे उसके हेल्थ वैल्यू बढ़ जाए, इस प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे खाद्य पदार्थ या सीरियल्स वगैरह या नाश्ता वगैरह हम खाते हैं, उसमें आयरन कैल्शियम डाला जाता है, उससे फोर्टिफाई किया जाता है। हमारे गेहूं और चावल को भी आयरन कैल्शियम और अलग अलग तरह के मिनरल्स डाले जाते हैं, तो वो इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि वो एडिशनल कुछ विटामिन और मिनरल्स दे रहा है जो कि हमारे लिए लाभदायक है। नमक में उसी तरह से सालों से आयोडीन डाला जाता है और उससे आयोडीन से फोर्टिफाई किया जाता है। हमें ज़्यादातर लगता है कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमें दिया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फ्री में डाला जा रहा है जो कि हेल्दी है, तो सबके लिए ये अच्छा है और सबको आयोडीनेटेड नमक ही लेना चाहिए। तो आज डिस्कस करेंगे इसके प्लसेस और माइनसेस के बारे में। देखिए, आयोडीनेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है कि ये हर एक व्यक्ति के लिए हेल्दी नहीं होता, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उन लोगों को इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले देखिए, थायराइड जिनकी बॉडी में कम है, हाइपोथायराइड है, उनको फ़ायदा कर सकता है यदि हम आयोडीनेटेड नमक लेते हैं। नमक में डाला जाने वाला आयोडीन जो है थायराइड में जाके थायराइड हार्मोन बनाने के लिए मदद करता है। उन एरियाज में जहाँ पे लोग सी फूड नहीं खाते, यानी कि समुद्र से आने वाला कोई खाद्य पदार्थ या समुद्र से आने वाला कोई और फिश वगैरह नहीं खाते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स और एग जो लोग नहीं खाते हैं उसमें भी थोड़ा आयोडीन होता है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली अगर नमक में आयोडीन डाला जाता है तो फ़ायदा कर सकता है। ऐसा होने का कारण ये है कि ज़्यादातर सी फूड में, एग्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत आयोडीन होता है। अगर जो लोग इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते हैं उनके खाने में आयोडीन की कमी हो सकती है, जिससे थायराइड हार्मोन को काम करने में दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। इसके लिए नमक में आयोडीन डालना ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली मददगार है। पर ऑलरेडी जो लोग इन चीज़ों को खा रहे हैं, ऑलरेडी जो लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं और ऑलरेडी सी फूड खा रहे हैं, उनको ऑलरेडी आयोडीन मिल रहा है, और उनको जो आयोडीन मिलता है वो नमक से कई गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, क्योंकि नमक में आयोडीन बहुत कम परसेंट डाला जाता है, बहुत थोड़ा डाला जाता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो नमक में आयोडीन डालते हैं और खासकर जो लोग कम नमक वाला खाना खाते हैं, उनको वो एडिशनल जो नमक में आयोडीन जाता है वो बहुत क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि हर हाइपोथायराइड व्यक्ति को ये नमक खाने से फ़ायदा होगा, या हर व्यक्ति जो नमक ऐसा खाएगा आयोडीन वाला उसको थायराइड का कभी कमी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है जिसकी बॉडी को थोड़ी बहुत कमी होती है, और अगर हम इसको लेंगे तो बहुत बुराई नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग हाइपोथायराइडिज्म शिकार हैं या वो लोग जो सी फूड, एग्स, फिश ये सब नहीं खाते हैं, उनके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। लेकिन हर एक व्यक्ति को जिसको आयोडीन नहीं मिलेगा उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, या हर एक थायराइड के पेशेंट को आयोडीन लेना ही लेना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ थायराइड की बीमारियां ऐसी भी है जिसमें इसको लेने से नुकसान भी हो सकता है, खासकर उनको जिनको हाइपर थायराइडिज्म है, यानी थायराइड ज़्यादा है ऑलरेडी में, उस तरह के पेशेंट्स में ये नमक लेने से उल्टा फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होता है, यानी हाशिमोतोस थायराइडाइटिस, या कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें थायराइड में एंटीबॉडीज ऐड करती हैं। वैसे लोगों को अगर ये आयोडीनेटेड नमक देते हैं तो उल्टा फायदे के बदले नुकसान होता है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस थायराइड में उल्टा बढ़ जाता है और थायराइड को उल्टा और ज़्यादा डैमेज करता है, और उनका थायराइड ज़्यादा खराब होता है यदि वो इस तरह का नमक ले। तो स्पेसिफिकली थायराइडाइटिस वाले पेशेंट को ऐसा बोला जाता है या बोला जाना चाहिए कि उनको आयोडीनेटेड नमक नहीं लेना है। पर प्रॉब्लम हमारे मार्केट में ये है कि आई थिंक 95 to 99% ब्रांड्स जो आते हैं वो आयोडीनेटेड ही आते हैं। यदि आज एक व्यक्ति ढूंढना की कोशिश करेगा कि मार्केट में नॉन आयोडीनेटेड नमक कौन सा है, तो आई थिंक उसको ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी और शायद वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पे करेगा यदि उसको नॉन आयोडीनेटेड नमक चाहिए मार्केट में। तो क्योंकि मान के ही चला जाता है कि हर नमक में आयोडीन तो जाना ही जाना, और पब्लिक भी आयोडीनेटेड होगा तो मान के ही चलती है हर नमक में। तो इसलिए
नॉन आयोडीनेटेड नमक एक्चुअल में मार्केट में आजकल इंडियन मार्केट्स में तो खासकर काफ़ी कम है, लेकिन नमक में जो आयोडीन डाला जाता है वो हर व्यक्ति के लिए फ़ायदा नहीं करता। हर थायराइड वाले पेशेंट में फ़ायदा नहीं करता, सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में फ़ायदा करता है। जो लोग कोस्टल एरियाज में नहीं रहते, सी फूड नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, उनके लिए फ़ायदा करता है। आइडियल तरीका इसके लिए ये है कि व्यक्ति का आयोडीन लेवल कितना है उसको चेक करिए। व्यक्ति का आयोडीन लेवल अगर कम है तो उसको आयोडीन की टैबलेट्स दी जा सकती है, जिसमें आयोडीन का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और वो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी की 5 ग्राम की रिक्वायरमेंट है कि 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, जो भी है वो आप मैनेज कर सकते हैं यदि आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पता है तो उसके लिए बॉडी का आयोडीन लेवल्स को आप चेक करवा सकते हैं यदि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति को चेक नहीं कराना, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो, और उसके हिसाब से आपको आयोडीन की रिक्वायरमेंट्स को आप जज कर सकते हो कि कितनी रिक्वायरमेंट है। हर व्यक्ति की आयोडीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी की एज कितनी है, उसका जेंडर कैसा है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से ओवरऑल आयोडीन हार्मोन की रिक्वायरमेंट अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें इशू ये है कि जो लोग थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड हार्मोन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी मेडिसिन के साथ इस तरह के नमक में जो एडिशनल आयोडीन जाता है उसका इंट्रैक्शन हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, उसका असर कम ज़्यादा हो सकता है। इसको भी थोड़ा कैलकुलेशन रखने की ज़रूरत है कि व्यक्ति को मान लीजिए हाइपरथायरॉयडिज्म है और एक्स्ट्रा आयोडीन लेगा, या हाइपो है एडिशनल आयोडीन दे रहे साथ में नमक भी ले रहे, तो उसके बॉडी में जाने वाला टोटल आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा फर्क खा सकता है। ज़्यादा डॉक्टर्स इस पर फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रेगुलर नमक में जाने वाला आयोडीन बहुत ज़्यादा नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग ये आयोडीनेशन करना सबके लिए हेल्दी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स को डेफिनेटली फायदा करेगा पर हर एक को फायदा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग को नुकसान भी कर सकता है। जो लोग प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, उनके बच्चों का ब्रेन अच्छा रहे, उसके लिए उनको आयोडीन ज़्यादा लेना चाहिए। एक्स्ट्रा आयोडीन का सब्सटीट्यूट अगर मिले, चाहे डाइट के फॉर्म में, चाहे सॉल्ट के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में, उनको आयोडीन ज़्यादा लेना चाहिए। क्योंकि बच्चों में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो बच्चा जब पैदा होता है तो मंद बुद्धि हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो सकता है, मानसिक प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीनेटेड नमक ज़्यादा लेना चाहिए। एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका वहाँ पे भी यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आप चेक करिए कि कितना आयोडीन की रिक्वायरमेट है, उसके हिसाब से ही पेशेंट को अलग से आयोडीन की टैबलेट ही दे दे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी। नमक में भी आप ऊपर से आयोडीन डाल रहे हो तो अलग से आपने टैबलेट ले भी लिया तो बात वहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लोगों में ये आयोडीन के प्रति रिएक्शन या सेंसिटिविटी भी हो सकती है। कुछ लोग इसे एलर्जिक भी हो सकते हैं, जिसको पता भी नहीं होगा कि उनको एलर्जी क्या चीज़ से हो रही है। आयोडीन हर एक व्यक्ति में सेफ होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग इसे एलर्जिक भी हो सकते हैं। अगर नमक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आयोडीन जाता है या कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक ले लेता है साथ में आयोडीन चला जाता है तो वो कभी कभी वैसे लोगों में रिएक्शंस भी कर सकता है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें कंपैरेटिवली आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि वैसे लोगों के प्रोसेस्ड फूड्स में नमक ज़्यादा डाला जाता है और वो लोग जब उसको ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी में आयोडीन ज़्यादा चला जाता है। जो लोग नेचुरल फूड ज़्यादा खाते हैं उनके बॉडी में आयोडीन का कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें लोगों को डिफरेंस करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हो, उसमें कितना नमक जा रहा है और नमक में कितना आयोडीन है, उससे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी को ज़्यादा हो रहा है किसी को कम हो रहा है, ये थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल इशू है। हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको आपके सॉल्ट इंटेक को मैनेज करना पड़ेगा या आपके आयोडीन इंटेक को मैनेज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डेली आयोडीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है बच्चों में, प्रेगनेंसी में या नॉर्मल व्यक्ति में। नॉर्मली छोटे बच्चों की आयोडीन की रिक्वायरमेंट पहले 6 महीने तक 110 माइक्रोग्राम्स रहती है पर डे। 7 से 12 महीने के बच्चों में 130 माइक्रोग्राम रहती है। छोटे बच्चे 8 साल से छोटे बच्चों में 90 माइक्रोग्राम पर डे रहती है। 9 से 13 साल के बच्चों में 120 माइक्रोग्राम पर डे रहती है। अडल्ट्स में लगभग 150 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान 220 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेशन हो रहा है, तो उस समय रिक्वायरमेंट 290 माइक्रोग्राम पर डे है। अब बात करेंगे कि आयोडीनेटेड नमक में कितना माइक्रोग्राम डाला जाता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पर्याप्त है कि नहीं। ऑन एन एवरेज 1 ग्राम नमक में 15 माइक्रोग्राम आयोडीन का कंटेंट लगभग रहता है। तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि यदि आप दिन भर में 10 ग्राम नमक लगभग खा रहे हैं तो अडल्ट के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। यदि आपने 150 माइक्रोग्राम्स का रिक्वायरमेंट आपका दिन भर का है तो
प्रेगनेंसी के दौरान आपको 15 ग्राम लगभग नमक खाना रहेगा तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अच्छा तरीका है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए अच्छा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। खासकर जिन लोग को थायराइड का अगर प्रॉब्लम है या सेंसिटिव थायराइड का इशू है या खासकर हाइपर थायराइडिज्म या हाशिमोटोस डिजीज़ वगैरह है जो थायराइड में सूजन की बीमारियां हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे लोगों में एक्स्ट्रा आयोडीनेटेड नमक लेने से फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। रूटीन लोग जो सी फूड वगैरह नहीं खा रहे हैं उनके लिए ये अच्छा तरीका है। जो सी फूड खाते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं या आयोडीन कंटेनिंग प्लांट्स भी होते हैं, वैसी चीज़ें कर खाते हैं तो उनके लिए फ़ायदा के बदले कभी कभी नुकसान भी हो सकता है ज़्यादा आयोडीन बॉडी में जाने से। तो उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए।